वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंप्लीशन के बाद हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। वो है लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। राइट, सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए और मैं बताऊंगा आपको कि लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग कंज्यूमर साइड से बात कर रहे थे। कंज्यूमर साइड ऑफ द मार्केट। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में क्या करेंगे हम लोग प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे। प्रोड्यूसर साइड ऑफ द मार्केट। मैं पहले बोल दूं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन वन टाइम सुनने वाला लेक्चर तो ज़रूर है। प्रोड्यूसर साइड ऑफ द मार्केट क्या होता है सर? वही, जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट क्या प्लेस है जहां कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स आपस में मिलता है। कंज्यूमर अगर मार्केट में जाता है तो वो सारी बातें हमने कहाँ सिखा रखी है आपको? लॉ ऑफ डिमांड में एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कि प्राइस के साथ डिमांड का क्या रिलेशनशिप है और बाद में उसकी क्या इलास्टिसिटी है। यहाँ मुझे देखना है कि प्रोड्यूसर जो गुड्स सप्लाई करता है, सुनो देखो, सप्लाई सीधे नहीं बोलता हूँ डायरेक्टली मैं। प्रोड्यूसर्स क्या करता है? पहले प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करके वो अपनी स्टॉक बढ़ाता है और स्टॉक को फिर क्या करता है? वो सप्लाई करता है। बात को समझिएगा, बात छोटी सी है लेकिन समझने लायक है। प्रोड्यूसर्स पहले प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करके स्टॉक बनाता है, स्टॉक से क्या करता है? वो सप्लाई करता है। अगर ये बंदे का गोडाउन है, इस गोडाउन में ढेर सारे स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इस स्टॉक को मार्केट में जाना है और सेल होना है। तो अल्टीमेटली ये किसके थ्रू ड्रिवन होता है? ये ड्रिवन होता है लॉ ऑफ सप्लाई के थ्रू। कोई बंदा अपने स्टॉक को मार्केट में कब सेल करेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आप प्रोड्यूसर हैं, आप प्रोडक्शन करते हैं, आपके पास गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, पूरा भरा पड़ा है, लेकिन आप मार्केट में उस स्टॉक को कब ले जाएंगे? जब कोई कंज्यूमर आएगा, जब कोई परचेजर आएगा। और परचेजर आ जाने से क्या होता है? मैं परचेजर हूँ, मैं आपके स्टॉक के पास आ गया, आपने स्टॉक की मिनिमम प्राइस जो है सो 100 रुपीज़ पर केजी डिसाइड कर रखा है, मैं आपको देता हूँ 10 रुपये, आप दोगे मुझे? नहीं। तो सिर्फ परचेजर के आने से बात नहीं बनती है, आपको प्राइस कौन दे रहा है। अगर कोई 100 रुपये आपको दे रहा है तो चलो ठीक है, हम सप्लाई कर दोगे। 100 से कम देगा तो सप्लाई नहीं करोगे। अगर 150 दिया तो तब तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर 200 दिया तो तब तो और मज़ा आ जाएगा। अगर कोई 100 रुपये देता है मुझे तो हो सकता है हम धीरे धीरे सप्लाई करें। कोई 150 दे तो हो सकता है थोड़ी ज़्यादा फास्ट सप्लाई करें। और कोई 200 रुपये पर केजी दे दे तो क्या करेंगे हम? पूरी गोडाउन ही खाली कर देंगे। पूरी गोडाउन ही खाली, ले जाओ अभी कभी ले जाओ। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक को आप सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और ये किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे, कि आपको प्राइस कितना मिल रहा है। तो क्या हो सकता है? अगर ठीक ठाक प्राइस मिल रहा है तो कोई बात नहीं, स्टॉक ऑलवेज क्या होगा? मोर देन सप्लाई होगा। स्टॉक ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा। लेकिन अगर प्राइस काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है तो हो सकता है कि पूरी पूरी स्टॉक क्या कर दो आप? सप्लाई कर दो, ले जाओ भाई, सारा माल ले जाओ। पूरी स्टॉक आप सप्लाई कर देंगे। अगर प्राइस इज़ वेरी हाई, ए प्राइस इज़ व्हाट? वेरी हाई। अगर प्राइस अच्छा मिल रहा है तो पूरा पूरा स्टॉक क्या कर दोगे? सप्लाई कर दोगे। मान गए? इसका मतलब है कि स्टॉक का सप्लाई में कन्वर्ट होना किस बात पे डिपेंड करता है? एक प्राइस पे, प्राइस ऑफ द गुड्स, इस पे डिपेंड करता है। और इसका दूसरा फैक्टर और भी है, वो है नेचर ऑफ द गुड्स। ध्यान समझिएगा, इस पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गुड्स पे भी डिपेंड करता है। सर क्या मतलब हुआ कहने का? एक छोटा सा एग्जांपल आप तुरंत समझ जाओगे नेचर ऑफ द गुड्स। जैसे मान लो कि आप दूध बेचते हैं, मिल्क वेंडर हैं,
क्या आप हैं? मिल्क वेंडर। और मिल्क क्या होता है? पेरिशेबल गुड्स होता है। मिल्क क्या होता है? पेरिशेबल गुड्स। ये खराब हो जाते हैं एक टाइम के बाद, हार्डली 24 आवर्स, 10-12 आवर्स आप यूज़ कर सकते हैं उसको। तो अगर आप मिल्क वेंडर हैं तो आप मिल्क को ज़्यादा देर तक क्या कर सकते हैं? स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर आपको मिल्क को क्या करना पड़ेगा? जल्दी ही सेल करना पड़ेगा। इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में आपका स्टॉक, आपका सप्लाई, दोनों क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि आप रख ही नहीं सकते। भले आपको बहुत ज़्यादा प्राइस ना मिल रहा हो, ठीक ठीक प्राइस में मिल रहा है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि आप मिल्क को छोड़ दो, अब राइस की बात करो। राइस वेंडर है। राइस वेंडर राइस को स्टोर कर सकता है 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने। जितना राइस पुराना होता है ना, उतनी राइस की क्वालिटी बढ़ जाती है, ये भी जान लो। नए राइस लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, पुराने राइस में क्या होती है? ज़्यादा क्वालिटी, ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है। तो अगर राइस वेंडर है तो फिर क्या होगा? उस केस में हो सकता है कि ये स्टॉक क्या हो? स्टॉक इज़ मोर देन व्हाट? स्टॉक इज़ मोर देन सप्लाई, क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं, वहाँ स्टोरेज पॉसिबल है। आप इंतज़ार कर सकते हैं, जब अच्छा खासा प्राइस मिलेगा तब आप सेल करेंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि आपने देखा लॉ ऑफ सप्लाई में। अभी लॉ ऑफ सप्लाई को और बढ़िया से बताऊंगा आपको कि अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई क्या होगी? ज़्यादा होगी। और सप्लाई इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन व्हाट? स्टॉक। स्टॉक इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन व्हाट? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन व्हाट? कॉस्ट। सब सबसे लिंक है। इतना डिटेल मुझे जाना नहीं है, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। सप्लाई किस पे डिपेंड करता है? आपके गोडाउन के स्टॉक पे। और स्टॉक किस पे डिपेंड करता है? आपके प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट पे। और कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर कॉस्ट पे, जो ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं। मैंने बोल दिया तो आप अपने दिमाग में थोड़ा सोच लो, लेकिन अभी मुझे इतना डिटेल में बैक में नहीं जाना है, मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब मैं प्राइस के बारे में कुछ बात करता हूँ। प्राइस के 2 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या सर? एक तो होता है उसका प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा होता है उसका कॉस्ट। मान लीजिए किसी सामान का जो प्राइस है वो 150 रुपये की है, उसमें 100 रुपया क्या कॉस्ट और 50 रुपीज़ क्या प्रॉफिट मार्जिन है। कोई बड़ी बात है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, अब प्राइस आपका बढ़ सकता, प्राइस आपका इंक्रीज कर सकता है कब? जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। वेरी गुड। अगर मान लीजिए प्राइस आपका बढ़ के कितना हो गया? सपोज के लिए प्राइस बढ़ के आपका 200 रुपया हो गया, अब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। कॉस्ट वही की वही है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो गया। 100 रुपये कॉस्ट, 100 रुपये प्रॉफिट, 200 रुपये सामान बिक गया। अगर प्रॉफिट मार्जिन आपकी बढ़ गई ना, तो इसका मतलब है सप्लाई क्या होगी? इमीडिएट बढ़ेगी। इसका मतलब स्टॉक को क्या करेंगे आप? तुरंत तुरंत किस में कन्वर्ट करोगे? सप्लाई में। सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। मतलब क्वांटिटी सप्लाइड की बात मैं कर रहा हूँ। क्या बढ़ जाएगी? क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी। जो स्टॉक आप कुछ बचा के रखोगे नहीं, आपका तुरंत बढ़ जाएगा। उस केस में क्या होगा? उस केस में सप्लाई कर्व कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये देखो सप्लाई पहले थी, ये देखो सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई। ये क्यों हुई? क्योंकि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई क्या हुई? बढ़ गई। और ये प्राइस क्यों बढ़ा? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, मार्जिन बढ़ गया, ज़्यादा कमाई होने लगी। कितना सिंपल बात है। ये आपका सप्लाई कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व। और ये जो प्राइस एंड क्वांटिटी के साथ रिलेशनशिप हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन यहां जो मैंने सप्लाई की बात करी, यहां पे क्वांटिटी सप्लाइड की बात करी। क्वांटिटी सप्लाइड की बात करी। आप कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हो? जितना स्टॉक है। कहोगे सर प्रोडक्शन और कर लेंगे। प्रोडक्शन रातों रात नहीं होता है, प्रोडक्शन करने में वक्त लगता है थोड़ा सा। लेकिन जितनी स्टॉक है उतनी तो सप्लाई करोगे ना, तो यह है क्वांटिटी सप्लाइड। अब आइए, अब मैं बात करता हूँ कॉस्ट साइड से। अगर मान लो कि मैं ऐसा करूँ, मैं पेन का कलर चेंज करूँ पहले और बताऊँ कि आपका क्या हुआ है। ये वाला पोर्शन में हटाता हूँ, 200 रुपये था। ये भी हटाता हूँ, 100 रुपये था। अब क्या हुआ है कि आपकी प्राइस फिर से क्या हो गई? 200 हो गई है, लेकिन आपका कॉस्ट बढ़ गया 50 रुपीज़। आपके प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी सेलिंग प्राइस आपकी 200 रुपीज़ हुई है, 150 से बढ़ के 200 हो गया, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 50 ही है। अब इस केस में क्या होगा?
इस केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, इस केस में ऐसा होगा, देखो ना, इस केस में ये लॉ ऑफ सप्लाई थी आपकी, ये मान लो इनिशियल सप्लाई कर्व है, ये आपकी प्राइस थी, इनिशियल प्राइस P1, और ये अपनी क्वांटिटी सप्लाइड थी Q1 थी, जो भी रही होगी। अब अगर मान लो आपकी प्राइस बढ़ रही है, यहाँ प्राइस बढ़ रही है किसकी वजह से, कॉस्ट की वजह से, प्रॉफिट मार्जिन के अलावा किसी और वजह से अगर प्राइस बढ़ता है तो उस केस में सप्लाई कर्व क्या होता है, शिफ्ट कर जाता है, सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगा। देखो ना, अब सप्लाई कर्व इसको देखो यहाँ कट कर रहा है, थोड़ा सा दूसरा ले लेता हूँ मैं, सप्लाई कर्व यहाँ आ गया, देखो पैरेलल शिफ्ट। अब आपकी क्वांटिटी सप्लाइड उसी प्राइस, जो भी प्राइस आपकी होगी उस प्राइस पे क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी, कम क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगी, प्राइस तो बढ़ गया ना। अब ये सप्लाई कर्व होगा, और उस केस में जो होगा आपका, ये देखो प्राइस मान लो यहाँ तक हो गया है, तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी, देखो कम हो गई, जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो Q1 से Q2 कम हो गई। अब प्राइस यहाँ बढ़ गई, लेकिन प्राइस बढ़ने का वजह क्या था, कॉस्ट का बढ़ जाना। मैं कई बार कह रहा हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन की वजह से अगर किसी और फैक्टर में चेंज होता है, उस केस में क्या होगी, आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन इन सप्लाई हुआ है, रिडक्शन इन सप्लाई। यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड की बात नहीं हो रही है, यहाँ ओवरऑल मार्केट में अब क्या हुआ, प्रोडक्शन ही कम होने वाला है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ध्यान समझना बच्चे, कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा। प्रोड्यूसर सब उतना प्रोडक्शन करना पसंद नहीं करेगा, या कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, इतना कॉस्ट बढ़ गया हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। प्रोडक्शन नहीं करने से क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाइड कम नहीं होती है, सप्लाई कम हो जाती है, डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। देखो क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिक्रीज इन सप्लाई में फर्क है। क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब यह हुआ कि आपके पास गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, आपने क्या किया, क्वांटिटी मार्केट में ज़्यादा पंप किया या कम पंप किया, गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो क्वांटिटी सप्लाइड की बात हो गई। एक हुआ सप्लाई इन इटसेल्फ, प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई गुड्स, वो प्रोडक्शन ही आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हुआ, बढ़ गया है। तो उस केस में क्या होगा, सप्लाई कर्व आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, राइट वर्ड भी कर सकता है जब इसका रिवर्स होगा। तो ये सब बातें आपने स्कूल लेवल पर पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने तरीके से, नए तरीके से, कुछ अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। मान गए बात को। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आपको ये सारी बातें आपके स्टडी मटेरियल में एक एक बातें लिखी हुई मिलेगी। मुझे ज़्यादा झंझट नहीं है कि मैं आपको थ्योरी लिखाऊं। अभी मैंने क्वांटिटी सप्लाइड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई के बारे में बात किया। क्वांटिटी सप्लाइड में टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है सप्लाई कर्व के ऊपर। क्वांटिटी सप्लाइड की बात मैं कर रहा हूँ। और इंक्रीज एंड डिक्रीज में क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। ये बातें कोई नई नहीं है बच्चे, ये तो लॉ ऑफ डिमांड में भी सीखा था, पढ़ा था आपने, देख लीजिए। ये सारी बातें जो मैंने बताई, स्टॉक एंड सप्लाई के बीच का क्या रिलेशन है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या चीज़ है, सब कुछ मेरे सुनने के बाद फटाफट आप क्या करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। अभी मैं वापस मुड़ता हूँ अपने लेक्चर पे, ठीक है। अब एक बार फिर से आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए सप्लाई कर्व में ऐसी मूवमेंट होती है, सप्लाई कर्व में मूवमेंट होती है, तो ये मूवमेंट को क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड, जो कि प्राइस के साथ क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड, जो प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। और यहाँ क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई कब होगा, जब ये होगा, इधर शिफ्ट करेगा। डिक्रीज इन सप्लाई कब, जब इधर शिफ्ट करेगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ये छोटी सी बात थी। आगे की बात कुछ बहुत जल्दी जल्दी मैं पढ़ा के निकलूंगा, क्योंकि और सब बातें सिमिलर है। सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई अगर आपने देख लिया, इसका डेफिनेशन लिखाना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, आपके स्टडी मटेरियल में है, आप वहाँ पढ़िएगा। एग्जाम में आने का कोई उम्मीद नहीं है, नहीं आएगा ही नहीं कभी लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि स्कूल लेवल की बात है इसका डेफिनेशन। लॉ ऑफ सप्लाई के बाद क्या होता है, सप्लाई शेड्यूल। ये सब बातें हो गई थी वहाँ डिमांड शेड्यूल के साथ। सप्लाई शेड्यूल आप ऐसे चार्ट बना लेंगे, एक साइड क्या रखेंगे, प्राइस, दूसरी साइड ये कितनी कितनी प्राइस पे कितनी कितनी सप्लाई आप कर रहे हैं, सप्लाई शेड्यूल बन जाएगा। सप्लाई शेड्यूल बनने के बाद आप एक चीज़ देख सकते हैं, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल का मतलब ये होता है, एक बंदे की सप्लाई शेड्यूल, दो बंदे की सप्लाई शेड्यूल, तीन बंदे की सप्लाई शेड्यूल, पूरे मार्केट की सप्लाई, हर बंदे की, सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो जाएगा।
और जब सप्लाई शेड्यूल को हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा, सप्लाई कर्व ड्रॉ होगा। तो यही स्टेप्स यहाँ पे भी है, सप्लाई फंक्शन, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व, वही बात। ये सब बात तो मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। क्या क्या रहेगा आपके पास, सप्लाई फंक्शन, हल्का से टच करता जा रहा हूँ मैं आपको, क्या रहेगा, सप्लाई फंक्शन, दूसरा स्टेप में सप्लाई शेड्यूल, और लास्ट स्टेप में सप्लाई कर्व। ये 3 स्टेप में काम हुआ। डिमांड में भी ये बातें हो गई थी। ठीक है बच्चे, पक्की बात, यस सर। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट की रीजंस फॉर द सप्लाई कर्व टू बी अपवर्ड स्लोपिंग। लिखिए यहाँ पे, रीजंस फॉर सप्लाई कर्व टू बी अपवर्ड स्लोपिंग। क्या रीजंस उसके हैं? देखिए, पहला रीजन तो मैंने बता दिया था पहले ही आपको कि अगर अगर प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, ध्यान समझिएगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली सप्लाई क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, सप्लाई बढ़ना पड़ेगा। ये तो बात क्लियर हो गई है। दूसरी बात होती है, ऐसा होता है, एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसका ये होता है लॉ कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन बहुत बढ़ाते जाओगे तो शुरू शुरू में तो प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन एक समय बाद क्या होता है कि प्रोडक्शन घटने लगता है। मार्जिनल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, घटने लगता है। हर एक यूनिट के, हर एक एफर्ट पे प्रोडक्शन क्या होती है, कम होने लगती है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन के कम होने से मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, बढ़ने लगता है। मेरी बात समझो, इसको यूँ समझो कि मान लो आप प्रोड्यूसर्स हो, आपके पास फैक्ट्री है, मशीन लगा हुआ है, मशीन ओवर यूज हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा यूज हो चुका है। अब उसको आप एक्सटेंसिवली यूज़ करोगे तो ओवर टाइम करना पड़ेगा, तो मशीनरी ख़राब भी हो सकते हैं, लेबर भी ओवर टाइम चार्ज मांग सकते हैं आपसे, लेबर की कॉस्ट भी बढ़ सकती है। अगर ओवर टाइम काम करोगे तो हर कॉस्ट क्या होगा, बढ़ने के चांसेज है। हर कॉस्ट बढ़ने के चांस मतलब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा। तो उस केस में आप तभी सामान को बेच पाओगे जब मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होगा, मार्जिनल रेवेन्यू के। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज द प्रॉफिट। तो सीधी सी बात होगी, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गया तो मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। तभी आप क्या करोगे, ज़्यादा सप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज सप्लाई आप नहीं करोगे। एब्सोल्युटली नॉट। आप ओवर टाइम क्यों लगाओगे, अपनी कॉस्ट क्यों बढ़ाओगे? तभी बढ़ाओगे जब कोई बंदा आपको खरीदने वाला है, उसको देने वाला है, उसकी प्रॉफिट आपको रिटर्न होने वाली है, तभी आप बढ़ाओगे। तो ये 2 रीजन्स थे जिस वजह से सप्लाई कर्व क्या होते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं। मैं क्यों जल्दी जल्दी में इस सब को निकल के जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब एक वार्म अप है। मैं कई बार कहता हूँ, इस क्लास का नाम ही दे दूंगा मैं, वार्म अप क्लास, क्योंकि ये सारे स्कूल लेवल के होते हैं, बेसिक्स होते हैं। लेकिन मुझे दिमाग में एकदम सेट हुआ है कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट जैसे स्कूल से कॉलेज में आते हैं खा जाते हैं, भूल जाते हैं। कई बच्चे साइंस बैकग्राउंड के भी होते हैं, कई बच्चे इकोनॉमिक्स वाले नहीं पढ़े होते हैं, तो उन सब को ध्यान में रख करके मैं ये पढ़ाता हूँ। लेकिन मुझे इतना डीप उसमें नहीं जाना, क्योंकि मैं स्कूल को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कॉलेज को पढ़ाना है, हायर लेवल को पढ़ाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको टच करते हुए निकलना पड़ेगा। और जो आपके सिलेबस का पार्ट होगा उसमें तो फिर बहुत स्टे होकर के बड़ा फोकस्ड होकर पढ़ाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लिखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर से जो सप्लाई को डिटर्मिन करता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को डिटर्मिन करता है। बड़ा आराम से इसको क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करते जाते हैं एक एक करके। मैं इसको स्टडी मटेरियल डिस्कस करता हूँ कि मैं सारा पॉइंट यहाँ लिखूंगा नहीं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में आ जाइए। ये बात है, यहीं से एक एक बात करके डिस्कस करते जाता हूँ, क्योंकि रनिंग मटेरियल है, फ़ायदा क्या है इसको लिख करके वहाँ पे। सबसे पहली बात है ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेलर। एक सेलर का क्या ऑब्जेक्टिव है, objective of the seller determine the quantity of the commodity that shall be supplied. The seller may be guided by the what, objective of profit maximization. एक सेलर का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो उस हिसाब से सेलिंग करना पड़ेगा आपको। दूसरे बंदे का हो सकता है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, और तीसरे का हो सकता है इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। देखो तीनों का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब हुआ कि मेरे पास एक
यूनिट कोई सामान का पड़ा हुआ है, मैं उसको दूंगा जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देगा, मान गए, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब होता है कि चलो मान लो कि मुझे कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं भी दे रहा है, मैं सामान बेच रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने ओवरऑल सेल्स को क्या करना, बढ़ाना है। मैं एग्जांपल आपके सब्जेक्ट से, मैं मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, तो मैं किसी भी कीमत पे क्या करूँगा, जो अपनी फ़ी रख रखा है ना, फ़ी वही दूंगा बच्चों को, 5,000 6,000 वट एवर डिसाइडेड, वही फ़ी मैं पे करूँगा, बच्चों से लूँगा तभी लेक्चर दूंगा। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव होगा सेल्स मैक्सिमाइजेशन, मतलब चलो प्रॉफिट थोड़ा कम कमा लो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने बेल्ट में लेके आओ, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जोड़ो, तो मैं क्या करूँगा, चलो 6,000 की फ़ी है ना, 1,000 कम दे दो, 1,500 कम दे दो, चलो बच्चे आ जाओ, तुम कोई भी आदमी 500 और कम दे दो, आ जाओ। इससे क्या होगा, मेरी प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी कम तो होगी, लेकिन हमारे बच्चे हमारे साथ क्या होंगे, ज़्यादा जुड़ते चले जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तीसरा होता है इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। अब मान लो मैं चाहता हूँ क्या कि पूरे मार्केट में सारे बच्चे मुझसे ही पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे पढ़े, तो मुझे और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मुझे 6,000 की फ़ी है तो मुझे कहना पड़ेगा 40% डिस्काउंट है, चलो 60% दे दो, 36 दे दो, 4,000 दे दो। तो उससे क्या होगा कि दूसरे कंपैरिजन में हमारी फ़ी काफ़ी कम होगी, तो हमारी मार्केट शेयर क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वही रूल लगता हो कि बहुत ज़्यादा फ़ी कम कर देने से बहुत बच्चे बढ़ जाते हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर कोई टीचर अपनी फ़ी काफ़ी कम कर दे, तो बच्चों के दिमाग में एक शंका भी, मतलब एक दिमाग में एक ये भी जाता है कि यार इतना कम क्यों फ़ी है, हो सकता है क्वालिटी ना अच्छी हो। ये भी बैकफायर करता है। इसलिए इकोनॉमिक्स में या मार्केट में या किसी भी बिजनेसमैन या किसी भी प्रोफेशनल्स को बड़ी सोच समझ के प्राइस क्या होता है डिसाइड करना होता है। क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि हमने प्राइस कम कर दी तो पूरी मार्केट आपके पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें बैकफायर होने का भी चांस होता है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ होने का भी चांस हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आगे आप पढ़ेंगे। हालांकि मैंने एग्जांपल आपके पढ़ने लिखने से दिया है, लेकिन ये बहुत जल्दी बैंग ऑन आपके दिमाग में अटैक करता है, समझ में आता है आपको, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। अदरवाइज आप समझ गए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आप एडमेंट है, आप जिद्दी हैं कि मैं इसी सेल पे प्रॉफिट बेचूंगा, मैं कम नहीं बेच सकता हूँ। सेल्स मैक्सिमाइजेशन, आपको मतलब है सेल्स बढ़ाने का, अपने ओवरऑल टर्नओवर बढ़ाने का, रुपीज़ बढ़ाने का, मेरी इतनी सेल्स हो गई। तो उसमें इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, आप चाहते हो कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े, तो वो कहानी हो गई। आप जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना सप्लाई करेंगे। तो सप्लाई का डिटर्मिनेंट में से ये आता है। आगे आता है द प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट इज सप्लाइड। जिस गुड्स को आप सप्लाई कर रहे हो उसकी प्राइस क्या है, ये बात तो आपसे हो ही चुकी है। प्राइस ऑफ ऑल अदर कमोडिटी, जिस गुड्स को आप सप्लाई कर रहे हो उस गुड्स के जो दूसरे गुड्स हैं उसकी क्या प्राइस है। दूसरे गुड्स क्या हो सकते हैं, या तो सब्सटीट्यूट हो सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो उनके सब्सटीट्यूट गुड्स की क्या प्राइस है। अगर उनके सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस सस्ता होगा तो आपका सप्लाई क्या हो सकता है, फिर असर पड़ सकता है उस पर। यू अंडरस्टैंड ना, ये सब बातें पहले भी हो चुकी है, मैं इस पर अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। मैं एकदम रनिंग मटेरियल आपको दे रहा हूँ, इसको पढ़ते जाना। भाई क्यों नहीं हो सकता, मारुति की कार परचेज करने के लिए गए आप, तो क्या आप होंडे की कार की कॉस्ट नहीं पता करोगे, कोर्स पता करोगे। मारुति कार परचेज करने से पहले आप डीजल की यानी पेट्रोल की प्राइस ही पता करोगे। भाई पेट्रोल गाड़ी लेने, पेट्रोल की क्या प्राइस है। पेट्रोल की प्राइस मार्केट में पता चला 100 रुपये पर लीटर हो गया, अचानक से आप कार परचेज करोगे, पेट्रोल वाली नहीं परचेज करोगे। तो ये दूसरे गुड्स के प्राइस पे भी फर्क पड़ता है। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ये आपको कॉस्टली मिल रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। उसके हिसाब से सप्लाई भी क्या होगा, डिसाइड होगा, ज़्यादा या कम। ये भी फैक्टर्स। मैं एकदम एफर्ट को छुपाने वाले टीचर में से नहीं हूँ, मैं जितना मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन हो सकता है देने वाला टीचर हूँ। लेकिन ये सब चीज़ आपके स्टैंडर्ड में थोड़ा सा, आप जिस स्टैंडर्ड जिस लेवल पर पढ़ रहे हो ना उसके लिए बहुत आसान चीज़ हो जाता है। इसलिए मुझे इनको यहीं से ही क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, आप कोई चीज़ मैनुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई आप मशीन से बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स मशीन से क्या होगी, ज़्यादा मात्रा में बनेगी, ज़्यादा क्वांटिटी बनेगी, उसकी कॉस्ट भी क्या हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है, कॉस्ट कॉस्टलेस हो सकती है, कॉस्ट सस्ती हो सकती है। और हाथ से बनाओगे तो ज़्यादा कॉस्ट हो सकती है। तो इस पर भी आपका सप्लाई डिपेंड करता है। नेचर एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की क्या साइज। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उनके बच्चों तो लिमिटेड है, कितने बच्चे होंगे, 4,000 5,000 यही बच्चे होंगे। अगर मैं सीबीएसई को पढ़ाता हूँ तो उसमें लाखों बच्चे होंगे। तो सीबीएसई बच्चे तो ऑल ओवर इंडिया में है, डीयू के बच्चे तो फिर डीयू में ही है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप सप्लाई कितनी होगी, उस पर भी डिपेंड करता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। गवर्नमेंट मान लो खूब टैक्स लगा दिया किसी सामान पे, खूब टैक्स लगा दिया। जैसे गाड़ी है, गाड़ी आप परचेज करने जाते हो, जब खासकर बड़ी गाड़ी ना, तो उसमें बहुत हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स होता है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स होगा तो लोग कम परचेज करेगा, और गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे तो ज़्यादा गाड़ियाँ सड़क पर दिखेगी आपको।
छोटी गाड़ी खासकर उसमें टैक्स कम हो तो ज़्यादा दिखती है। गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, गवर्नमेंट सब्सिडी दे, सब्सिडाइज कर दे, सस्ता कर दे तो और भी जो लोग परचेज करेगा। जैसे मान लो सोलर कुकर है या सोलर वाटर हीटर है, ये सब पे गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है। फर्टिलाइजर्स पे क्या करती है, सब्सिडी देती है। कुछ फूड पे क्या होती है, सब्सिडी देती है। तो उसकी उसकी प्राइस क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, टैक्स एंड सब्सिडीज़ पे भी आपका सप्लाई डिपेंड करता है, क्योंकि टैक्स एंड सब्सिडीज़ हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ द व्हाट प्रोडक्ट। तो उसके हिसाब से आपकी सप्लाई भी डिपेंड करता है। दूसरी बात आती है आप नेक्स्ट पॉइंट पे, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ये जो एक्सेप्शन वाली बात है ना, इसमें 2 एक्सेप्शन सिर्फ है, ध्यान रखिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी भी कोई आते आते पूछ सकता है, एग्जाम में तो नहीं आएगा। क्या है सर, एक ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल समझ तो जहाँ बोली लगती है, एक सामान पर्टिकुलर रख दिया गया है, उस पर बोली लग रही है। जो हाईएस्ट बिडर होते हैं उसको सामान दी जाती है। लेकिन आपको हाईएस्ट बिडर से अगर ज़्यादा पैसा मिला है तो इसका मतलब नहीं है कि उसको आप ज़्यादा सामान दे देंगे। जो एक सामान की बात हुई है, जो एक गुड्स पे ऑक्शन लगना है वही गुड्स आप सप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है कि एक गुड्स के साथ साथ उसको 10 गुड्स दे दोगे। ऑक्शन सेल का यही बात होती है कि एक पर्टिकुलर गुड्स, जैसे पेन है मान लो, इसको मैं ऑक्शन कर रहा हूँ, 10 लोग सामने खड़ा है। एक बंदा ने कहा कि मैं इसका 100 रुपये दूंगा, दूसरे ने कहा 90 दूंगा, जो सबसे हाईएस्ट है 100 रुपये है, मैं उसको पेन दे दूंगा। मेरे पास दूसरा पेन भी पड़ा हुआ है, सपोज को ये पेन है, मैं नहीं दूंगा उसको क्योंकि एक ही पेन की बात हुई थी। दूसरा होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। अगर किसी वेंडर को, किसी सप्लायर को ये लगता है कि मार्केट में प्राइस क्या होने वाली है और बढ़ने वाली है, तो अभी जो प्राइस है उस प्राइस पर ज़्यादा सप्लाई नहीं करेगा, वो वेट कर जाएगा, होल्ड कर जाएगा। अभी अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, 5% प्राइस बढ़ा, तो आप क्या कहोगे, लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से अगर 5% प्राइस बढ़ी है तो सप्लाई क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन एक वेंडर को क्या उम्मीद है, अभी तो 5% ही प्राइस बढ़ा है ना, अभी वेट करो, हो सकता है कल के टाइम 50% प्राइस बढ़ जाए। तो 5% प्राइस बढ़ने पे वो सप्लाई नहीं बढ़ाएगा, वो होल्ड कर जाएगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई फेल हुआ ना, तो ये एक्सेप्शन में आ गया। पढ़ते जाइए बच्चे, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। इन सारी चीज़ों को शॉर्ट में यहाँ आपको ऑटोमेटिक दे रखा है पॉइंट बना करके। आगे बात आती है ये सब चेंज इन सप्लाई, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये बिल्कुल डिमांड से मिलता जुलता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अगर मान लीजिए ये सप्लाई कर्व है, इसमें आपका इसी पे इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। देखो ये मान लो ये ओरिजिनल सप्लाई इससे नीचे आ रहा हो तो ये क्या हो, कंट्रैक्शन हो गया। ये क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। इतनी छोटी सी बात। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मतलब होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इस पर मैं पूरा 4 घंटा क्लास लगा दूं तो बच्चे ना आपकी तौहीन होगी। तौहीन मतलब होता है आपकी बेइज्जती होगी कि सर कैसी बात करते हैं, इतनी छोटी छोटी बातें पढ़ाने में ना 4-5 घंटा लगा दिया। ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आज क्या निपटाना है इसको। एक क्या होता है, ये अभी कुछ देर पहले बताया था कि ये सप्लाई कर ओरिजिनल है, सप्लाई कर यहाँ चला गया, ये क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। यहाँ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये राइट वर्ड शिफ्ट है, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है। ये इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई है, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। बस मज़ा आ गया। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं बच्चे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर, एकदम नहीं टाइम गवाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बस क्लियर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में ढंग का टाइम मुझे आपको देना होगा, अच्छा खासा टाइम लगाना होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक क्लास लगेगा, मुश्किल से आधा पौने घंटे क्लास लगेगा और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मैं चाहूँ तो यहीं स्टार्ट कर दूँ। मैं जानता हूँ कि ये छोटी सी क्लास हुई है, लेकिन फिर भी इसको छोटी ही रहने दो। नए क्लास में मिलते हैं, नए एनर्जी के साथ मिलते हैं। आप तब तक चाय कॉफ़ी वटेवर आप चाहते नाश्ता वास्ता ब्रेकफास्ट कर लीजिए। जिस टाइम पे आप अभी पढ़ रहे हैं इस लेक्चर को, हो सकता है सुबह पढ़ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट लीजिए एंड वटेवर, उस हिसाब से आप पढ़ लीजिए और इलास्टिसिटी सप्लाई का इंतजार कर लीजिए। ठीक है बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।